नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के खास कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अपने आज के कृषि गतिविधि खंड में हम बात करने वाले हैं किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के बारे में। किसान भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार कई तरह के प्रयास कर रहे हैं और हाल फिलहाल में ही कुछ कानून भी इसके चलते लागू किए गए हैं। लेकिन किसानों को इन्हें लेकर कुछ शंकाएं हैं जिन्हें आज हम दूर करेंगे अपने आज के इस खास कार्यक्रम में और इसकी तमाम सच्चाई आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अन्नदाताओं की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इस तरह के जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। हाल ही में कृषि बिल पेश किए गए जो कि अब कृषि कानूनों में परिवर्तित हो चुके हैं, लेकिन इनको लेकर कई तरह की भ्रामक बातें कही जा रही हैं, झूठ किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। वो झूठ क्या है ये आप खुद जान लीजिए, इसके पीछे की सच्चाई भी आपको बताएंगे। झूठ फैलाया गया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने के लिए कृषि बिल साजिश है। जी हाँ, कृषि बिल को साजिश तक करार दिया गया, लेकिन इसके पीछे की जो साजिश थी उससे आपका सामना आज हम कराने जा रहे हैं। आपको सच बताने जा रहे हैं कि आखिर इसका सच क्या है। सच है कि कृषि बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आपको समझना होगा, दूसरे किसानों को बताना होगा कि जो एमएसपी है मूल्य है वो मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। साथ ही एक और झूठ इस कड़ी में जोड़ दिया गया, झूठ कहा गया कि अब मंडियों का अंत हो जाएगा। किसानों को देखिए किस तरीके से डराया गया कि मंडियां जो हैं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और बेहतर सुविधाएं जो हैं वो अब मंडियों में मिल सकेंगी। इसी में एक और झूठ जोड़ दिया गया, कहा गया कि कृषि बिल किसान विरोधी है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इतनी सुविधाएं मिलेंगी तो कैसे ये बिल विरोधी हो सकता है, बल्कि ये कहीं ना कहीं किसानों की आजादी है। जी हाँ, कृषि बिल एक हमारे किसानों को अगर देखा जाए उनके लिए आजादी से कम नहीं है। वन नेशन वन मार्केट से फायदा ये होगा कि आप कहीं भी किसी को भी अपनी फसल बेच पाएंगे। साथ ही अब किसान खाद्य उत्पादन कंपनियों के पार्टनर बनकर ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म इस तरह का हमारे किसानों को मिलने जा रहा है जिससे ज्यादा मुनाफा जो है आने वाले समय में उनको मिल पाएगा। एक और झूठ इसमें जोड़ दिया गया, झूठ कहा गया कि कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसानों का शोषण करेंगी। देखिए, एक हद ही कर दी गई किसान को डराने के लिए। किस तरह से डर उनके जहन में पैदा किया गया कि किसानों का शोषण किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे की सच्चाई आप देख लीजिए। सच्चाई है कि करार से किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी, यानी सुनिश्चित किया जा रहा है और इसके साथ साथ किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। जी हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण सच है कि जो किसान है उनको किसी भी करार में बांधा नहीं जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं किसान किसी भी मोड़ पर करार से निकलने में स्वतंत्र होंगे। आपको अगर लग रहा है करार है लेकिन उससे निकलना अगर आप चाहते हैं तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, और वो भी बिना किसी पेनल्टी के, यानी किसी तरह का फाइन आप पर नहीं थोपा जाएगा, किसी तरह की राशि जो है आपसे अतिरिक्त नहीं ली जाएगी। आपको एक और झूठ बताते हैं यहाँ पर कि किसान की जमीन पूंजीपतियों को दी जाएगी। हम सभी जानते हैं जो अन्नदाता है कितना लगाव वो अपनी जमीन से रखते हैं, लेकिन यहाँ पर डर पैदा कर दिया गया कि पूंजीपतियों की हो जाएगी जमीन। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई है कि किसानों की जमीन बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूरी तरीके से निषिद्ध होगा, यानी ऐसा कतई नहीं होगा। साथ ही करार फसलों का किया जाएगा, ना कि जमीन का। ये बात आपको अपने तक सीमित नहीं रखनी, दूसरे किसानों को भी बतानी होगी कि जो करार है भाई वो फसलों का हो रहा है, ना कि जमीनों का। लेकिन लगातार जो भ्रांतियां फैला दी गई, झूठ फैला दिए गए, उनसे हमें बचना होगा। और इसी कड़ी में एक और झूठ आपको बता दें, फिर सच इसका क्या है ये बताएंगे। झूठ कहा गया कि बड़े कॉर्पोरेट का फायदा, किसानों का नुकसान। सीधे तौर पर किसान को डरा दिया गया कि आपका तो यहां नुकसान है, लेकिन इस नुकसान से बचाने के लिए ही ये जो कृषि बिल हैं पेश किए गए हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये अब आपको बता देते हैं। सच्चाई है कि कई राज्यों में किसान सफलतापूर्वक बड़े कॉर्पोरेट के साथ उत्पाद अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं और अब जो छोटे किसान हैं उनका ज्यादा लाभ हो गया, ज्यादा मुनाफा उनको मिल पाएगा। साथ ही किसानों को गारंटेड मुनाफे के साथ टेक्नोलॉजी और उपकरण का लाभ मिल सकेगा, यानी जो उन्नत तकनीक है ये अब किसानों के पास तक पहुंचेगी बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से। उसी के लिए तमाम जो हम कह सकते हैं कवायद है वो की जा रही है, लेकिन ये आपको और बेहतर ढंग से जानना होगा। जो झूठ है उस पर यकीन बिल्कुल मत कीजिए, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई देखिए, सच जानिए और यही सच दूसरे किसानों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि हमें इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है। जो किसान है, अन्नदाता है, इस देश की आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाते हैं और लगातार आगे बनाते रहेंगे। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अपने आज के कृषि साहित्य गतिविधि खंड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पुस्तक की जिसका नाम है हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, और इसके बारे में हमें तमाम जानकारी देंगी अरुणा टी कुमार जी। तो आइए जानते हैं क्या है इस पुस्तक में खास।
तो आज हम जिस पुस्तक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। और मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये जो किताब है इसके लेखक कौन हैं और कौन कौन सी ऐसी मुख्य बिंदु हैं जिनको उभारा गया है इस पुस्तक में। हैंडबुक सीरीज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक बहुत प्रसिद्ध और उपयोगी पुस्तक माला है। इसमें हम ये हमारा लेटेस्ट एडिशंस हैं, लेटेस्ट हैंडबुक निकली है। इसके अलावा हमारे पास हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, वो पुस्तकें भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये हमारा हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का सबसे नया वॉल्यूम है। ये हमने 2 वॉल्यूम में बांटा है इसको। और इसमें हॉर्टिकल्चर पर हमने हर पहलू को इसमें जांचने की ज़रूरत महसूस की और उसके ऊपर सूचना हमने प्रदान की है। हर फल, हर सब्जी, हर पौधा, औषधीय पौधे, उसके बाद में आपके जो मसाले वाले हैं, उसके अलावा प्लांटेशन जो बड़े बड़े बाग लगते हैं, उन हर के बारे में हमने सूचना देने की कोशिश की है। और उस सूचना में हमने जो इंक्लूड किया है, जो डाला है इसमें, वो है कौन कौन सी प्रसिद्ध वैरायटीज़ हैं उसकी, कहाँ अवेलेबल हैं, उसके बाद में उसकी खेती कैसे होगी, उसकी ज़मीन कैसे तैयार की जाएगी, उसका अगर बाग होना है या क्यारी बननी है या उसका ट्रेलिस लगना है, तो हर सूचना इसमें देने की कोशिश की है। और इसके अलावा हमने इसमें जो उसमें बीमारियां लगती हैं, जो उसका मार्केटिंग है, उसको आप बेचेंगे कैसे, और इसके अलावा जो एक इसमें सबसे नई चीज़ यूज़ की है कि हॉर्टिकल्चर में इंटरनेट का यूज़, कौन कौन सा आईटी का यूज़ कैसे हो सकता है, वो भी हमने इसमें बताने की कोशिश की है। जी, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि तमाम जो बागवानी के पहलू हैं उनको इस किताब में जो है वो छुआ गया है। डॉक्टर अरुणा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये किताब को अगर हमारे किसान भाई जो हैं वो इसे लेना चाहें तो इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ये पुस्तक हमारे बिजनेस मैनेजर ICR से अवेलेबल है। कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसकी कीमत केवल दोनों वॉल्यूम्स की जो कीमत है वो 2000 रुपये है। कुल मिलाकर 2000 रुपये है। और इसमें आप ये हमने कोशिश की है कि हमारे जो KVKs हैं वो इन पुस्तकों को रखें और आप उनके पास जाकर के भी अपने एरिया से संबंधित आपके जो क्षेत्र की सब्जियां, फल, फूल या प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, उनके बारे में वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमने कौन से नए पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी बात की है। और इसके अलावा इस पर भी बात की है कि जो पुराने बाग हैं उनको फिर से नया कैसे बनाया जाए। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है और बड़ी विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है। और आखिरी में इसमें इसके जो लेखक हैं उन सब के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं तो आप उसके लेखक को चिट्ठी भी लिख सकते हैं और ईमेल पर भी बात कर सकते हैं। इतना हमने इसमें सूचना दी है। मैम, आखिर में एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि कौन सी भाषा में जो है ये पुस्तक जो है वो अवेलेबल है और क्या इसको वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना का समय है और लोग जो है वो अपने घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में कम जा रहे हैं, तो क्या इसको वेबसाइट पर भी कहीं ढूंढा जा सकता है, वहाँ से भी पढ़ा जा सकता है? ये पुस्तक आपको बिजनेस मैनेजर, जैसा मैंने बताया, वहाँ से अवेलेबल है। और ये अभी हमारी पुस्तक डाउनलोड नहीं हो सकती है और इंग्लिश भाषा में है। तो इसके लिए आपको यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो जो युवा हमारे साथी हैं उन्हें तो कोई परेशानी नहीं होगी, वो तो इसको समझ सकते हैं। बाकी जो हमारे कृषक बंधु हैं वो KVKs में जाकर के आपको इसके प्रति सूचना मिल सकती है, क्योंकि हमने कोशिश की है कि हर KVK इस पुस्तक को ले, क्योंकि इसमें हर क्षेत्र के लिए जानकारी है। जी, तो डॉक्टर अरुणा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया और इस पुस्तक के बारे में इतनी अहम जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। कृषि शिक्षा खंड में आज हम बात करने वाले हैं युवाओं के बारे में, किस तरह से खेती किसानी के क्षेत्र में वे आगे बढ़ सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और इसके बारे में हमें तमाम जानकारी देंगे RVS नागर जी। डॉक्टर नागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। सबसे पहले तो डॉक्टर नागर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कॉम्पिटेंट फैकल्टी जो है वो किस तरह से जो है वो प्रोवाइड करते हैं? देखिए, कॉम्पिटेंट फैकल्टी के लिए उसकी सतत ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपने MSc PhD कर लिया, लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद में भी जो परिदृश्य वो लगातार बदलता रहता है खेती बाड़ी का। तो इसलिए उससे के मुतालिक जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो ये समर स्कूल है, विंटर स्कूल्स हैं, इनके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज हैं, उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। और प्लस इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाता है। वो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए विदेशों में जाके भी किसी अच्छी लैब में अपने आप को ट्रेन करके आ सकते हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको आत्मसात कर सकते हैं और फिर छात्रों को उसे अच्छे से समझा सकते हैं। तो ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा पहलू है फैकल्टी को अपडेट करने के लिए। दूसरा जरूरी है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है और उसकी जो प्रासंगिकता है वो बनी रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा सिलेबस है हम उसको जो जिस तरह की हमारी चुनौती है उनके अनुरूप हम उसे बदलते रहें। उदाहरण के तौर पे एक ज़माना था जब हम नहर से सिंचाई करते थे और फ्लड इरिगेशन हम किया करते थे फील्ड्स में, लेकिन आजकल जो पानी की बहुत कमी हो गई है तो हमने जो नई विधियां हैं ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन की, उनको हम अडॉप्ट करने लगे हैं। और अनार की खेती में बहुत सक्सेसफुल साबित भी हुआ है ड्रिप और इरिगेशन वाला जो प्रोजेक्ट है। दूसरे ये है कि आज के टाइम में हमारी फूड हैबिट्स बदल रही हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस्ड फूड है तो उसकी तरफ को जो फूड प्रोसेसिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है ताकि हम उत्कृष्ट किस्म के उत्पाद जो हमारे हों और उनकी अच्छी कीमत जो हमको मिल सके। जो तीसरी बात ये है कि जो आज का टाइम है उसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इस छात्रों के लेवल पे हमारे पास 3 फेलोशिप हैं। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस फेलोशिप है, दूसरी हमारे लिए इंडो अफ्रीकन, तीसरी इंडो अफगानिस्तानी 3 फेलोशिप्स हैं। उनके लोग भी हमारे यहाँ आते हैं, हमारे लोग भी दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो इस तरह से इंटरनेशनल एक्सचेंज उसमें होता है
और एक नया प्रोजेक्ट है ऑन हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन, उसके माध्यम से ये सारा कार्य संपादित किया जा रहा है। जी, तो ये तो बात हुई फैकल्टीज के बारे में, लेकिन अगर हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करें तो क्या उनको भी जो है वो फॉरेन एक्सपोजर मिलता है इसमें? हाँ, इसमें एक अच्छी बात ये उनके लिए भी 3 से 6 महीने तक का किसी भी जो भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी उसमें जा सकते हैं, वहाँ के स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ की लैब में बैठ के कुछ जिसमें उनकी रुचि है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक तो ये। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि आजकल आप कुछ भी कर लीजिए, अगर उसमें रोजगार से आप वंचित रह गए तो सब किया धरा बेकार हो जाता है। जी। तो हमारे यहाँ यूजी लेवल पे भी रोजगार हैं, जैसे कि आपकी फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं, आपकी सीड कंपनीज हैं, आपकी फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स की कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, प्लस जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें बीएससी वालों की खपत है। दूसरा जो हायर एजुकेशन ले लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, तो पीएचडी वालों के लिए तो अब एआरएस में मिनिमम क्वालिफिकेशन ही पीएचडी हो गया। तो जो साइंटिस्ट हैं वो उसमें लाइन में जा सकते हैं, एसआरबी का जो एआरएस का इम्तिहान है उसको पास करके। और जो दूसरा है यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह वो लग सकते हैं। तो हर दिशा में, हर स्टेज पे उनको जॉब की सहूलियत है। वो एक कृषि ऐसा क्षेत्र है जो कि सदाबहार है इस मामले में, और उसमें जॉब की कोई किल्लत कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, तो फैकल्टीज के लिए भी जो है वो कॉम्पिटेंट डेवलपमेंट के लिए जो है वो कार्य किए जा रहे हैं, और साथ ही जो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको भी फॉरेन एक्सपोजर के साथ साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी प्रोवाइड की जाती है। इतना ही नहीं, हमारे जो लोग रिटायर हो जाते हैं और कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं उनको हम एमेरिटस प्रोफेसर, एमेरिटस साइंटिस्ट ऐसे करके रिटेन कर लेते हैं, और वो उनका मार्गदर्शन जो हमारे जो छात्र हैं उनके लिए उपलब्ध रहता है। बिल्कुल, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, वो जो छात्र हैं उनके लिए काफी जो है वो लाभदायक साबित होता है। तो डॉक्टर राजबीर, आपने इतना समय दिया अपना और इतनी अहम जानकारियां जो है वो आपने दी इस विषय के संबंध में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्योत्सना जी। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सांस्कृतिक झलक में क्या है बेहद खास आपके लिए। हुई नौटंकी हो बस बैठ के देखते जाओ, लो शुरू हुई नौटंकी हो बस बैठ के देखते जाओ, लो शुरू हुई नौटंकी हो बस बैठ के देखते जाओ, लो शुरू हुई नौटंकी हो बस बैठ के देखते जाओ। सुना है आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है, सुना है आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है, सुना है आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है, सुना है आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है। इधर वे जनक राजा, उधर वे राजा दशरथ, उधर वे राजा दशरथ, इधर रखने लगा स्वयंवर, ये कैसी रूप आई है, इधर सजने लगा स्वयंवर, ये कैसी रूप आई है, सुना है आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है, सुना है आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है। सुंदरी, ए सुंदरी, हाँ बोली। एगो हमर दोस्त अइलन हा कलकत्ता से, आ कहतरन की चल कलकत्ता नौकरी लगा दे। हम तो सोचतानी कि आजे चल जाए उनका साथे कलकत्ता। ए जी, ई रउआ का कहतानी? अभी तुरंते गौना भइल बा, आजे रउआ बाहर जाए के कहतानी। देखो,
अब हम जतरा बना लेले बानी और जतरा पर टोक टाक मत करो। खिसिया गइलू का? हम काहे खिसियाई? अब हमार पूछल टोक टाक लागे लागल। अरे ऐसन बात नहीं खे सुंदरी, सुन। प्यारी मन करे जाए के विदेशवा हो, प्यारी मन करे जाए के विदेशवा हो, कुछ दिन में लौट के चल आइब हो, कुछ दिन में लौट के चल आइब हो, प्यारी मन कर जाए के विदेशवा हो। पिया मन चाहूं तू विदेशवा हो, पिया मत जाहूं तू विदेशवा हो, विदेशवा में सौत के डर लगे हो, विदेशवा में सौत के डर लगे हो, पिया मत जाहूं तू विदेशवा हो, पिया मत जाहूं तू विदेशवा हो, पिया मत जाहूं तू विदेशवा हो। और इसके साथ ही हमारे आज के कृषि परिक्रमा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।